हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। प्रोजेक्टाइल मोशन के 4th लेक्चर में हमने हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस देखा था, जिसमें ऑब्जेक्ट को h हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उस केस को हमने कंसेप्चुअली समझा था और उस पर बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन के 5th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h बट नॉट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का केस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को इनिशियल एक्स एक्सिस में सिर्फ वेलोसिटी में देता हूं h हाइट से, लेकिन अब मैं h हाइट के टावर से ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। अब इसका पाथ कैसा होगा याद करिए। सबसे पहला केस हमने पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, वो ग्राउंड पे ही आता था। दूसरा केस हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट टू ग्राउंड, बट ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था। इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को h हाइट से थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया है। तो इसका पाथ कैसा होगा बेटा? इसका पाथ देखिए कैसा होगा। ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए ग्राउंड पे आएगा। जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया था उस पॉइंट से लेके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे कोलाइड करेगा वहां तक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको रेंज कहते हैं। इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड हो या हाइट टू ग्राउंड हो, हमें ये 2D के अप्रोच से सॉल्व नहीं करना होता है, हमें 1D प्लस 1D के अप्रोच से देखना होता है। तो चलिए इस केस को भी सबसे पहले हम दो हिस्से में कन्वर्ट करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन एंड वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को बाइफरकेट करते हैं, तोड़ देते हैं अलग अलग। मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या है? u cos थीटा एट t इज इक्वल टू 0। Initial velocity along x axis is u cos theta. Initial velocity along y axis is u sin theta. ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा बताओ, x एक्सिस के along एक्सीलरेशन 0, y एक्सिस के along एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड। g क्या होगा? डाउनवर्ड। अगर आपने नीचे को निगेटिव लिया है कि बॉल को इस बार ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो और ऊपर को आपने पॉजिटिव लिया है तो ये -g हो जाएगा। ठीक है। एट टाइम t, किसी भी t टाइम के बाद अगर वेलोसिटी देखें तो x एक्सिस में वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा, बट y एक्सिस में वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हें x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन को सेपरेट करके देखना है। तो वही बातें हो जाएंगी। x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा तो u cos थीटा इंटू t, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सिंपल है। मोशन एक्स एक्सिस का यूनिफॉर्म होगा एज यूजुअल, बट यहां पे फर्क ये पड़ रहा है बस कि फाइनली ऑब्जेक्ट यहां आके नहीं रुकेगा, ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा। तो याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मोशन को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आप एज्यूम करते थे। तो कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन को सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में कंसीडर करो, ओनली वाई एक्सिस में कंसीडर करो। तो आप जानते हो कि वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और बॉडी का एक्सीलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे पूछा जाए तो g एंड g डाउनवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा एंड u cos थीटा ही रहेगा। ये बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब बताओ, कंप्लीट जर्नी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का होगा -h, क्योंकि यहां पे था, यहां पहुंचा, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आगे कितना गया। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को देख रहे होंगे तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कितना चला, बस मुझे ये देखना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया h। सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी बोलो वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। याद करो, फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में यही इक्वेशन बना था। फर्क वहां पे बस इतना था कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था मैंने u वेलोसिटी से, यहां पे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया uy से। बस u sin थीटा को uy रख दो तो याद करो वहां पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था। किसी h हाइट से बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और जमीन पे आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? क्या ये टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है?
और यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाए तो याद करिए क्या था वहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट मोशन अंडर ग्रेविटी वाला याद है, याद होना चाहिए। एक बार मैंने आपको डिराइव किया था और 2-3 तरीके से मैंने आपको लॉजिकली समझाया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। बताओ क्या होगा, u/g। कई लोगों को याद होगा ये, और नहीं याद होगा तो मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा आपको याद होता जाएगा। याद करिए बेटा, याद करिए, u²/g² + 2h/g। याद आया? ये तो तब है जब ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूँ। यहाँ भी मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में ui वेलोसिटी दिया है, तो यहाँ पे ui रख, तो दैट्स इट। अगर ui नहीं रखना चाहते हो, आपने थीटा के टर्म्स में वेलोसिटी रखना है, तो वर्टिकल वेलोसिटी होगा u sin थीटा। तो नथिंग, दिस इज u sin थीटा एंड हेयर u sin थीटा, तो ये u sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर थीटा बटा g² + 2h/g। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा। अभी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके ये मैंने ड्राइव करा दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन को 2 बार मैं क्यों कराऊं? और बड़े आश्चर्य की एक बात है कि कई किताबों में और कई टीचर जब इसको पढ़ाते हैं तो हर जगह यही चीज़ बार बार लिखते हैं। क्या मतलब है भाई? अगर तुम्हें समझ आना होगा तो एक ही जगह आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। अच्छा चलो, वहाँ पे जैसे लॉजिकली मैंने समझाया था, यहाँ पे भी लॉजिकली समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो मजदूरी नहीं बुद्धि काम आएगा। और बुद्धि क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। अगर मैं कहूँ कि थीटा 0 है, एफ थीटा 0, मेरी मर्जी, तो बॉल को तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया अगर थीटा 0 है तो, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं है, 80 नहीं है, तो थीटा थीटा है, कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। और 0 अगर थीटा रख दिया तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया। इस केस में मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए √2h/g। अगर नहीं है तो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा ये। अब इसको मैं चेक करता हूँ, ये मैंने ऊपर की इक्वेशन से नहीं बुद्धि से सोचा है भाई, बुद्धि से। अब मैं इसको ऊपर जस्टिफाई करूंगा, थीटा 0 sin 0 0 sin 0 0, ये दोनों 0 हो जाएगा, √2h/g सही बैठ रहा है। अच्छा दूसरा लॉजिक, इफ u 0, मैंने h हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एंड u इज 0, मतलब मैं इसको u वेलोसिटी दे रहा हूँ लेकिन u 0 है, मतलब इसको वेलोसिटी दे ही नहीं रहा हूँ, तो ड्रॉप कर रहा हूँ। और ड्रॉप करूंगा h हाइट से तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ये होगा। ये दोनों सेपरेट लॉजिक है, ये इंडिविजुअल लॉजिक है। ऐसा नहीं कि ये और ये होगा तब ये होगा ना, ये 2 लॉजिक है, लॉजिक 1 और लॉजिक 2। इस केस में टाइम फ्लाइट आना चाहिए √2h/g, आ रहा है। अच्छा चलो, मैंने ग्राउंड से h हाइट ऊपर से इसको प्रोजेक्ट किया है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर से प्रोजेक्ट किया है। कितना हाइट है वो? 80 मीटर, 90 मीटर, 30 मीटर, कितना है सर? नहीं पता, वो तो h है, तो h मे बी 10 मीटर, मे बी 20 मीटर, 100 मीटर एंड 0 मीटर। अगर h 0 हो गया तो ग्राउंड ही हो गया भाई, h 0 है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर और h कितना है? 0, मतलब ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है। उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आना चाहिए t = 2u sin θ/g। बताइए, h को 0 रख दीजिए। जैसे आप h को 0 रखेंगे ये रूट बनेगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, u sin θ/g, u sin θ/g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin θ/g इज द करेक्ट आंसर। वेरीफाई हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा, तो सिंपल होगा u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट अपन फॉर्मूला से निकालेंगे? ना, आपको अगर याद हो तो मैंने वहाँ पे कंप्लीट डिराइव कराया था, सब कुछ कंसेप्चुअली समझाया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी को यूज़ नहीं किया था। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बुद्धि चाहिए होता है, 2 ही तरह की चीज़ चाहिए होता है, बुद्धि या मजदूरी। आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, आंसर तो डायरेक्ट निकाल दूंगा, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो पहले अपन कंसेप्चुअल बातें कर लेते हैं। रेंज भी निकाल लिया भाई, चलो यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये बात तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होगा, एंड वाई एक्स एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस में अगर वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है u sin थीटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो जाएगा 2gh। क्यों?
डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, जी भी निगेटिव। तो यहाँ पे तुम्हारा वाइथ डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो आएगा रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये आएगा तुम्हारा वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन। तो नेट वेलोसिटी एट द ग्राउंड और बॉटम और एट ग्राउंड, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आई कैप एंड वाई एक्सिस की वेलोसिटी जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में इसको जोड़ दो, या अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो बढ़िया से मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा, ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर तो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh का रूट। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो बॉटम पॉइंट पे जो स्पीड आपका आया है, बॉटम पॉइंट पे स्पीड आया है, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये आने वाला है यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वेलोसिटी तो वही आ गया जब हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका था। जब हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका था उस केस में वेलोसिटी यही आया था, यू स्क्वायर प्लस 2gh। देख लो ड्राइव करके, यहां भी कर दिया मैंने, पहले वाले केस में भी आप देख लेना। मतलब यार तुम ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंक रहे हो, ये जो स्पीड आया है, वेलोसिटी निकाल के लाया है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थीटा। दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थीटा। ये थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा साहब, देखिए ध्यान से, ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थीटा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूं, देखो मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड से h हाइट से ऑब्जेक्ट को मैंने आगे थ्रो किया v स्पीड से, u से, थीटा एंगल पे किया u से, ऊपर किया u से, पीछे किया u से। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा, ये कुछ ऐसे पहुंचेगा, ये कुछ ऐसे पहुंचेगा। एट ग्राउंड ऑल पार्टिकल हैव अ सेम स्पीड। ग्राउंड पे सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, इसको ढंग से समझिए। मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करके आपको स्पीड निकाल दिया था। आपको कैसे समझाया था, देखिए y में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर 2gh, और हॉरिजॉन्टल में तो u ही रहेगा। तो वेक्टर सम करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऊपर थ्रो करो और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने प्रूफ कर दिया था, ऑल पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी एट ग्राउंड। ऑल पार्टिकल will have same, not velocity, क्योंकि डायरेक्शन और प्रोजेक्शन अलग हो सकता है, नॉट वेलोसिटी, बट ऑल पार्टिकल विल हैव सेम स्पीड एट ग्राउंड। ग्राउंड पे सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा इफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे u को 10 से फेंको और इधर 50 से फेंक दो, बोलो कि दोनों पे जमीन पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर सबका सेम है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक एट ग्राउंड विल बी सेम, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ये बातें डिपेंड नहीं करता है। अब आइए उस सवाल की बात करते हैं जिसके लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। मान लीजिए 75 मीटर का एक टावर है। कितने हाइट का टावर है बेटा? 75 मीटर हाइट का एक टावर है। यहां से बॉल को इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया। देन फाइंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या यही वाला केस है? बिल्कुल यही वाला केस है। क्या ये फॉर्मूला लगाऊं टाइम ऑफ फ्लाइट का? ना, कुछ भी मत लगाओ, कंसेप्ट बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगा के बिना इसके यूज के मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूं। कैसे बिना यूज के डायरेक्ट आंसर निकालूंगा? ध्यान से देखिए, मैं पहले मोशन को दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई 20 cos 30 मतलब 10√3। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगा? 10√3। एंड वाई एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हो जाएगा 20 sin 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन यहां पे ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट को ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया और ये हाइट है 75 मीटर। तो बताओ इसका टाइम फ्लाइट क्या होगा? असल में टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में दिए गए वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मुझे बस इससे से मतलब है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या मिला उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो आराम से सोच के बताओ कितना टाइम चलने के बाद फाइनली ये रुक जाएगा।
तो 5 मीटर चलेगा और 1 सेकेंड पे ये रुक जाएगा। क्यों? u है 10, तो ऊपर जाने का टाइम कितना हुआ? ऊपर जाने का टाइम हुआ u/g। अगर ऊपर जाने का टाइम निकाल, अच्छा टोटल टाइम फ्लाइट बोलो 2u/g, 2 वर्टिकल वेलोसिटी का वेलोसिटी u/g, तो 2 सेकंड हुआ, तो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में रुक जाएगा। और 1 सेकंड में ऊपर जाकर रुकेगा और नीचे भी 1 सेकंड में मोशन सिमेट्रिक होगा। और जब भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, मतलब ये 5 मीटर चलेगा। ये मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 1 सेकंड का टाइम लेगा और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। अब ग्राउंड से टोटल कितना हाइट हो गया? 75 और 5 कितना हो गया? 80 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसको 80 मीटर चल के नीचे आना है, मतलब 4 सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर दो और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, 2 में 20, 3 में 45 और 4 में 80 मीटर। निकाल लेना, s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, u हो गया 0, एक्सीलरेशन हो गया तुम्हारा 10 और h हो गया 80 मीटर। तो निकाल लो टाइम कितना लगेगा। अरे √2h/g कर लो, 4 सेकंड। तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को आने में, कहां से यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगना है? 4 सेकंड। टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में 4 सेकंड और यहां से रुकने में कितना टाइम लगा था? 1 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड। अब एक बात बताओ, क्या मुझे क्वाड्रेटिक्स बनाना चाहिए? क्या मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए? क्या मुझे ये इक्वेशन रखना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ना बेटा, बुद्धि चाहिए। रेंज बताओ, आसानी से आएगा। रेंज इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 10√3 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड, 50√3 मीटर इज आंसर। 50√3 मीटर इज आंसर, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। एक एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज है। तुम्हारे गांव में पानी ही पानी लगा हुआ, एकदम बाढ़ आ गया है और तुम 10 दिन से भूखे हो, अपने छत पे बैठ के कटोरा लेके खाने का इंतजार कर रहे हो। उधर से मैं एरोप्लेन लेके आया और मेरा जो एरोप्लेन है आपके ग्राउंड से 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर की हाइट पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ एरोप्लेन को, ठीक है ना। और मेरे हाथ में है फूड पैकेट। क्या है भाई साहब? फूड पैकेट। 720 किलोमीटर पर आवर से मैं एरोप्लेन को ड्राइव कर रहा हूँ। अब ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है। इसके वेलोसिटी को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 5/18 से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720 5/18, बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारा 40 और मल्टीप्लाई 5, तो 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं यहां से फूड पैकेट को जैसे ड्रॉप करता हूं, फूड पैकेट को जैसे ही ड्रॉप करता हूं, कहां से? हेलीकॉप्टर से। H बोल देता हूं और पर्सन P बोल देता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहां पे फूड पैकेट को ड्रॉप किया तो मैंने खुद के रिस्पेक्ट में फूड पैकेट को 0 वेलोसिटी दिया है, लेकिन ड्रॉप किया कहां से? एरोप्लेन से। कहां से ड्रॉप किया बेटा? एरोप्लेन से। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए फूड पैकेट का वेलोसिटी एरोप्लेन के वेलोसिटी के इक्वल होगा 200 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई मान लो मैंने ड्रॉप नहीं किया, फूड पैकेट मेरे हाथ पे, मैं एरोप्लेन में बैठा हूं, मेरी वेलोसिटी एरोप्लेन के बराबर, फूड पैकेट की वेलोसिटी एरोप्लेन के बराबर। जिसे मैंने छोड़ दिया, तो भाई नहीं छोड़ता तो फूड पैकेट 200 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा था। जैसे मैंने इसे रिलीज किया, तो मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो इनर्शिया की वजह से फूड पैकेट पहले चल रहा था 200 मीटर पर सेकेंड से, ड्रॉप करने के बाद भी हॉरिजॉन्टली 200 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा। मतलब इसको छोड़ दिया मैंने, फ्री छोड़ दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरोप्लेन में होने की वजह से इसको 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया। तो मैं इस पर्सन से, मतलब तुम्हारे से, भूखे नंगे इंसान से कितने डिस्टेंस पहले फूड पैकेट को ड्रॉप कर दूं ताकि तुम्हारे हाथ में मिले? अगर मैं यहां आके फूड पैकेट को ड्रॉप करूंगा ना, तो फूड पैकेट आके कहीं यहां गिरेगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने एरोप्लेन को पहले रोक लिया, रेस्ट में ले आया, फिर ड्रॉप किया कि चलते एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहा हूं। चलते एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहा हूं तो फूड पैकेट एरोप्लेन में होने की वजह से फूड पैकेट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरोप्लेन के बराबर होगी। ये कहानी है बस। अब ध्यान से सुनना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g। √2 h की वैल्यू बोलो 2000 मीटर, किलोमीटर को 2000 मीटर डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10, कैंसिल होगा। √400 मतलब 20 सेकेंड। 20 सेकेंड इज टाइम फ्लाइट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 0 ही मिला है फूड पैकेट को।
अब फुट पैकेट 200 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में वेलोसिटी लेके चलेगा, तो इसका रेंज होगा x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट। x की वेलोसिटी 20, टाइम ऑफ 200, और टाइम ऑफ लाइट कितना होगा 20। टाइम ऑफ लाइट कितना होगा 20, मतलब कितना आ गया ये 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस पहले मैं फुट पैकेट को ड्रॉप कर दूंगा, 4 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर दूंगा, मतलब 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पहले ही मैं फुट पैकेट को ड्रॉप कर दूंगा। तब फुट पैकेट ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए आएगा और आपके हाथ में गिर जाएगा। देखो ये फुट पैकेट है, अरे ये रहा ना फुट पैकेट। मतलब फुट पैकेट का पाथ कैसा होगा, पैराबोला, क्योंकि एरोप्लेन से ड्रॉप होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को वेलोसिटी मिल गया था। बट अगर मैं पूछूं एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, कुछ भी बोल लो, हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में फुट पैकेट का पाथ, तो देखो हेलीकॉप्टर आगे कितने से चल रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, एंड फुट पैकेट का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे कितना है 200 मीटर पर सेकंड। मतलब जब फुट पैकेट यहां होगा हेलीकॉप्टर यहां होगा, फुट पैकेट जब यहां होगा हेलीकॉप्टर यहां होगा, फुट पैकेट यहां होगा हेलीकॉप्टर यहां होगा, फुट पैकेट यहां होगा हेलीकॉप्टर यहां होगा, फुट पैकेट यहां होगा हेलीकॉप्टर यहां होगा। तो जिस भी इंस्टेंट पे देखोगे हेलीकॉप्टर की जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, फुट पैकेट की उतनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो पाथ ऑफ फुट पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब पर्सन जो ग्राउंड पे या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पैराबोलिक। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन y में है, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इस आदमी के कटोरी में गिर गया। और एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जितने वेलोसिटी से आगे चल रहा है, फुट पैकेट उतनी वेलोसिटी से आगे चल रहा है। तो फुट पैकेट है, हेलीकॉप्टर है यहाँ, तो हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो मुझे लगेगा फुट पैकेट एग्जैक्टली नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से फुट पैकेट आगे चल रहा है उतनी वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर भी आगे चल रहा है। जिस इंस्टेंट पे आपको फुट पैकेट मिलेगा आपके हाथ में, हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्या आपको थोड़ा समझ में आया? बहुत बेसिक सवाल है, बट ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हर मॉड्यूल में, हर टीपीपी में, हर टेस्ट में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। हर सवाल ये हर किताब में, हर टेस्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन के सेक्शन में सवाल होता ही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अभी हम बात कर रहे थे एच हाइट से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया। अब देखो, मान लो 80 मीटर के एक हाइट के टावर से, ठीक है बेटा, बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लो या वर्टिकल से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने को। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया। कितना वेलोसिटी दिया बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या चाहिए? अपने को साहब चाहिए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। तो देखो, पहला केस मैंने आपको कराया था, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा केस कराया था, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एट एंगल थीटा। अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे, फ्रॉम अ एंगल एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल नीचे प्रोजेक्ट किया। ऊपर प्रोजेक्ट करो, सीधा प्रोजेक्ट करो, या नीचे प्रोजेक्ट करो। मैथमेटिकली अगर आप जाओगे, कैलकुलेशन करोगे, मजदूरी करोगे तो लेंदी होगा, बुद्धि लगाओगे तो आसान होगा। तुम्हें क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, जमीन पे स्पीड, न सब निकाल दूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल यहाँ पे ध्यान से देख। सबसे पहली बात, अगर तुम मैथमेटिक्स से जाओगे, प्रॉपर कंसेप्ट से जाओगे, तो ये होगा आंसर, माइनस यू साइन थीटा, हाँ साइन कंपोनेंट, बटा जी प्लस रूट अंडर ये वाला टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2h/g, ये होगा। बट मैं इतना लंबा फॉर्मूला ना तो आपको याद करने के लिए कहूँगा, ना ही ड्राइव करने के लिए कहूँगा, मैं कंसेप्ट से डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। कैसे? देखो, क्या मैं इस मोशन को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको वेलोसिटी दिया है 60 sin 30, देखो ना, ये 60 sin 30, 60 sin 30, sin 30 बोले तो 1/2, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है 30√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन से मतलब है, और यहाँ पे हाइट हो गया 80 मीटर। क्या मैं यहाँ पे फाइनल स्पीड निकाल सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल स्पीड, यस, क्या होगा? रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। नहीं समझ आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। बताओ, यू स्क्वायर
मतलब 30 का होल स्क्वायर 900 प्लस 2, जी की वैल्यू बोलो 10 और हाइट बोलो 80। और ये बात तो समझ आया। तो 80 मल्टीप्लाई 2 160 1600 900 2500 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है और वाइज डायरेक्शन का एक्सीलरेशन आपको पता है, तो टाइम ही हुआ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। बताओ 50 माइनस नीचे की डायरेक्शन को सब कुछ ले लो, नीचे की डायरेक्शन में प्लस ले लो। अरे नीचे प्रोजेक्ट किया तो नीचे की डायरेक्शन को प्लस लो, तो 30 मीटर पर सेकंड, ये आएगा यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड। तो बताओ टाइम ऑफ लाइट 50 माइनस 30 20, जी की वैल्यू 10, 2 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। मोशन को वाइज डायरेक्शन में चेंज किया, आधा वाइज डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर किया और अपना कंसेप्ट लगाया मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा। प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट मोशन अंडर ग्रेविटी होता है और टाइम ऑफ लाइट तो इसी पे डिपेंड करता है बस। अब अगर आपका रेंज निकालना है, रेंज कितना होगा, तो रेंज होगा बेटा x की वेलोसिटी 30√3, x डायरेक्शन की वेलोसिटी 30√3 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ लाइट 2। बताओ क्या होगा? 60√3 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। 60√3 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। नीट में ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, सॉरी आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा अल्फा, राइट। कभी कभी क्या होता है कि ये बेस और हाइट का वैल्यू गिवन होता है, इससे आपको अल्फा कैलकुलेट कर लेना होता है और फिर इस पे प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट अलग से लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से इंक्लाइन प्लेन के बेस से एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द बेस ऑफ फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज ऑफ इंक्लाइन प्लेन। यहां से u स्पीड से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया, बॉल इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए यहीं पे आकर रुक जाएगा। अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो कंप्लीट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन ये कंप्लीट करता। बट ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट नहीं कर सकता है क्योंकि ये कॉन्स्ट्रेंट है, यहां पे हमने लगा दिया एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा। कई बार कुछ क्वेश्चन में ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो एक्स एक्सिस से लिया जाता है। मैंने इंक्लाइन प्लेन से थीटा लिया है और वो एक्स एक्सिस से थीटा लिया होता है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर तुम्हें एक्स एक्सिस से दिया हुआ है 70 डिग्री चलो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने थीटा लिया वो 40 होगा। अरे भाई ये 70 ये 30 तो ये 40 हो जाएगा ना। तो ये तो कंफ्यूजन का पार्ट नहीं है। आपने यहां पे इंक्लाइन प्लेन से एंगल थीटा लिया, अगर क्वेश्चन में थीटा यहां से दिया हुआ है तो सबसे पहले अपने कैलकुलेशन में ये थीटा निकाल लो और फिर छोड़ दो वहां पे। अरे समझ आ रहा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग होगा। मैं पहले ही कंफ्यूजन हटा रहा हूं कि कई बार कैलकुलेशन में या किताबों में भी एंगल यहां से ले लेते हैं, मैंने यहां से लिया है तो यहां से एंगल क्या होगा? अल्फा प्लस थीटा होगा, कोई खास बात नहीं है। चलो बॉल को प्रोजेक्ट किया साहब, यू वेलोसिटी से एंगल एक्सीलरेशन क्या होगा? जी। इसका जो रेंज होगा वो इंक्लाइंड प्लेन पे ही होगा, ये रेंज आर। सही बात है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस होता है। हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट डिस्कस किया है। एक बार थोड़ा रिवाइज करो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है ना। रिवाइज करो एक बार, बताओ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी होती है ux, y का वेलोसिटी होता है uy, y एक्सिस पे एक्सीलरेशन होता है g, x एक्सिस में एक्सीलरेशन होता है 0। तो टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ लाइट होता है 2uy/g। x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो x एक्सिस का मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ये हमें कहां से क्लू मिला था? ये सब हमने कैसे ड्राइव किया था? क्या हमने 2D का कंसेप्ट लगाया था? नहीं। हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया था? हमने लगाया था 1D along x axis plus 1D along y axis. Motion along x axis is uniform and does not depends upon motion along y axis. x axis का मोशन है वो y axis के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है और x axis में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y के एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, y के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो होता है 2uy/g। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ा था। और कैसे पढ़ा था? मोशन को 1D प्लस 1D में कन्वर्ट करके पढ़ा था। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बहुत मुश्किल टॉपिक माना जाता है, लेकिन एक ऐसा चमत्कार करके दिखाता हूं जिससे ये तुम्हें लगेगा कि अरे यार कैसी बातें कर रहे हो सर, फिर से वही चीज, एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हो। एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि एक ही चीज सर बार बार आप पढ़ा रहे हो, और अगर ये ना पढ़ाऊं
तो उसी अच्छे बच्चे को लगेगा कि सर ने मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, सर को नहीं आता था। वही अच्छा बच्चा कहेगा। और अभी मैं पढ़ा दूंगा तो वही अच्छा बच्चा कहेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हो, मोशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन तो एक सवाल जैसा है सर, हम खुद ही कर लेते। कैसे कर लेते सर? ये जो आप बताया ना, जो मैं अभी बताऊंगा, तुम बोलोगे सर आपने जो अभी बताया ना, ये तो मोशन इन अ प्लेन के स्टार्टिंग से आप यही कहते आ रहे हो, जो एक बात मैं बार बार कहते आ रहा हूं, जो ऑफिशियली की किताबों में मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपको समझना होता है कि वेक्टर आपने किस लिए पढ़ा था? 2D मोशन के लिए पढ़ा था। कैसे यूज करते हो? मोशन को पहले तोड़ते हो, कंपोनेंट के कंसेप्ट से मोशन को 1D प्लस 1D में तोड़ते हो, फिर 1D में अलग सॉल्यूशन प्लस 1D में अलग सॉल्यूशन, फिर उसको वेक्टर के कंसेप्ट से जोड़ते हो। चलो यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा आंख ना यहाँ है, तुम यहां से देख लो, तुम यहां से सीधा ऐसे देख रहे हो, तुम्हें ये लाइन कैसे दिखाई देगा? स्ट्रेट। ये एक्स एक्सिस तुम्हारे लिए है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस यही हो, तेरे लिए एक्स एक्सिस ये, तू ये एक्स एक्सिस मान ले, क्या बुराई है इसमें? अगर सर ये एक्स है तो ये वाई नहीं होगा, हाँ तो इधर वाई होगा, न एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसको प्लॉट कर नीचे, होशियारी से नीचे प्लॉट कर। अब देखना ध्यान से, ये रहा ना तेरा आंख, अरे यहां से देख रहे तो लाइन सीधा दिखाई देगा, ये लाइन यहां पे वर्टिकल दिखाई देगा। सर इससे क्या हो जाएगा? अभी देख तो सही, इस लाइन से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है? थीटा पे। तो u वेलोसिटी से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया? थीटा पे। इसका पाथ कैसा होगा? ऐसा। यहां से यहां तक जो रेंज इंक्लाइन प्लेन में मिलना था, ये वही तो रेंज है आर। वाह सर, ये तो फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया, इसका तो हमें सब कुछ पता है। रुको जरा, सब्र तो करो। जो टॉपिक सबसे मुश्किल माना जाता है इतना भी आसान नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट क्या लगेगा? देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लग रहा होगा जी, बिल्कुल सर, ये वर्टिकल नीचे लग रहा होगा, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये बताओ क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक मानूं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, तो जी का कंपोनेंट आएगा जी कॉस अल्फा, और इस तरफ आएगा जी साइन अल्फा। तो आप यहां से बैठ के देखोगे तो आपको इस तरफ दिखाई देगा जी साइन अल्फा, मतलब इस तरफ पीछे की तरफ दिखाई देगा जी साइन अल्फा, और नीचे की तरफ दिखाई देगा जी कॉस अल्फा। अगर आप यहां पे रेफरेंस लेते हो, ऊपर को मानते हो पॉजिटिव और आगे को मानते हो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे वाला डायरेक्शन होगा माइनस, तो ये होगा निगेटिव, और पीछे वाला होगा निगेटिव, तो ये भी होगा निगेटिव। अब सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? हाँ, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? देखो, अब एक्स एक्सिस का मोशन अलग कर लो और वाई एक्सिस का मोशन अलग कर लो। अब होता क्या है कि मैं कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं वही अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ जैसा किताबों में होता है। लेकिन किताब में क्या होता है कि ये फोटो बना देते हैं और इसी में बच्चे को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चा आधे घंटे में पता चलता है कि बेहोश मिला पड़ा, कहीं कोने में गिरा पड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? तो कोने में नहीं गिरोगे, बेहोश नहीं हो जाओगे। देखो, ये देखो, बड़ा सिंपल है ना? हाँ, तो वही चीज़ तो है बस। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा नीचे, एक्स एक्सिस में एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ गया, तो जो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था वही अभी भी है, सेम टू सेम प्रोजेक्टाइल मोशन। बताओ एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है? तो बताओ अगर ये यू है तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी? यू कॉस अल्फा। ऊपर कितनी होगी? यू साइन अल्फा। तो बताओ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एट टी जीरो पे एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यू कॉस अल्फा। एंड वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी? यू साइन अल्फा। क्यों? थीटा 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 थीटा। अरे ये यू है, ये यू है, तो इस तरफ यू कॉस थीटा हो, ये वाई की तरफ यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन 0 होता था, लेकिन अब एक्सीलरेशन माइनस जी साइन अल्फा होगा, माइनस जी साइन अल्फा होगा। वाई का एक्सीलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा। तो किसी भी टी टाइम के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है, किसी टी टाइम के बाद आप चाहते हो कि इसका स्पीड पता करना है, तो देखो आपके नया वाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्पीड होगा वो होगा आपका u cos थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो स्पीड होगा वो होगा u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। अरे भाई, आपने
मोशन इन प्लेन की स्टार्टिंग में ऐसा नहीं किया है कि एक्स वाई प्लेन में दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी बताओ, स्पीड बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एक्स एक्सिस को अलग कर लिया, वाई को अलग कर लिया, वाई को अलग सॉल्व कर लिया, एक्स को अलग सॉल्व कर लिया, दैट्स इट, कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं मेन टाइम ऑफ फ्लाइट पे। किस पे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करके सॉल्व करोगे कि वाई एक्सिस पे? सर एक्स में हमें रेंज तो पता ही नहीं होता है, हमें वाई में मोशन कंसीडर करना है। वाई में मोशन कंसीडर करोगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, वाई में कुछ ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, कंसीडर मोशन इन वाई एक्सिस। मोशन को कहाँ कंसीडर करना है? वाई एक्सिस में। बताइए वाई एक्सिस का नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अरे ऑब्जेक्ट यहाँ से गया फिर यहाँ पहुँच गया, देख यहाँ पे y इधर मानोगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट चला और फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो इस लाइन पे तो ऑब्जेक्ट रह गया ना, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। y की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा t माइनस एक्सेलरेशन हाफ 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 एक्सेलरेशन g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब आराम से इसको इस तरफ ले आओ और सॉल्व करो तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट दिख जाएगा 2u sin थीटा। पहले भी सर यही होता था, बटा 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 g cos अल्फा। क्या मैं अगर थोड़ा बुद्धि लगाता तो जो मैं यहाँ से यहाँ तक मजदूरी कर रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था। कैसे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 इंटू वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बटा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 2u y बटा ए वाई। अरे 2u by g, लेकिन यहाँ पे g नहीं होगा, y डायरेक्शन की एक्सीलरेशन है g cos अल्फा, तो यहाँ पे g cos अल्फा होगा। इफेक्टिव एक्सीलरेशन y का, इफेक्टिव वेलोसिटी u का, y का, तो 2u by g। अरे g नहीं है, g इफेक्टिव है, क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी अब है g cos अल्फा। तो ये रहा टाइम ऑफ लाइट, दैट्स इट, कोई खास बात नहीं। सर अगर ऐसी बात है y डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन कंसीडर करके अगर मैं ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ये होगा, ये वाला। अब मैं इसको नीचे करके ऐसे देख रहा हूँ, मेरे लिए यही सीधा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट ये होगा। एच मैक्सिमम तो सर अपन निकाल लेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल निकालो यार। जब तुमने वाई के मोशन को अलग ही कर लिया तो डर क्यों रहे हो? डायरेक्ट निकालो, कोई बुराई नहीं है। एच मैक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी यू वाई का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बोलो वाई के अलोंग वेलोसिटी बोलो यू साइन थीटा। देखो अच्छे से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू वाइथ डायरेक्शन की एक्सेलरेशन। चलो भाई वाइथ डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा 2g कॉस अल्फा। ले बेटा मैक्सिमम हाइट ले ले, खुश हो जा। सर रेंज भी निकालो। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो रेंज कैसे निकालोगे? तो एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करोगे, रेंज इज इक्वल टू एक्स की वेलोसिटी बोलो u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन बोलो क्या है g साइन अल्फा। सर g साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर, टाइम फ्लाइट का होल स्क्वायर। टाइम फ्लाइट यहाँ पे पुट कर दो। चलो टाइम फ्लाइट पुट करते हैं, तो बोलो u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। आराम से u cos थीटा, तो u और ये u तो चाहो तो 2u स्क्वायर लिख लो। देखो ना भाई ये u cos थीटा है और ये तुम्हारा 2u sin थीटा तो 2u स्क्वायर, ये cos थीटा और वहाँ पे है आपका sin थीटा, तो क्या लिखोगे cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या है g cos अल्फा, g cos अल्फा। भाई साहब तोते उड़ गए। हाफ g साइन अल्फा, हाफ g साइन अल्फा इनटू जो टाइम है उसका होल स्क्वायर। टाइम क्या है ये, इसका होल स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। डन, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब सर तो मुश्किल लग रहा है ना, ना रुको थोड़ा, 2 से ये कैंसिल कर दो तो ये 2 हो जाएगा, g से ये g कैंसिल करो, g स्क्वायर है तो ये g कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो g कॉस स्क्वायर अल्फा और g कॉस अल्फा है, तो g कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लो। क्या लो लेगो बेटा g कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लो।
और जो कॉमन है 2u², यहाँ से देखो 2a², उसको बाहर निकालो तो 2u² बाहर निकलेगा। और कुछ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा भी दोनों में बाहर निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, और एक कॉस अल्फा यहाँ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो ये साइन अल्फा, साइन थीटा एक बाहर चला गया तो एक साइन थीटा बचेगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। तो ये जो रेंज आपका मिलेगा वो मिल जाएगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। सर ये तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, हाँ रेंज वाला कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन ये रेंज कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बेटा। ये रेंज है आपका 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आइए मज़ेदार एक बात करते हैं, रेंज विल बी मैक्सिमम फाइंड अल्फा। हाँ अल्फा तो फिक्स है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अल्फा तो फिक्स है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए, जैसे आप निकालते थे ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए था 45। यहां पे मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगा, तो बेटा रेंज तभी मैक्सिमम होगा, आर विल बी मैक्सिमम, आर मैक्सिमम एट dr by d थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप थीटा को ही चेंज कर सकते हैं डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, लेकिन अल्फा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो तो फिक्स होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, अल्फा फिक्स होगा। तो dr by d थीटा को 0 रखना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखना है थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, किताबों में देखोगे 1.5-2 पेज का कैलकुलेशन बना देते हैं, इसको कोई लेंदी नहीं है काम। यहाँ पे जबरदस्त कंसेप्ट सिखाता हूँ, देखना यहाँ पे dr by d थीटा 0 रखना है। सुनो ध्यान से, जब ये dr by d थीटा को 0 रखोगे तो 2u² बटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है मेरा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अल्फा को थोड़ी ना करूंगा डिफरेंस, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा को करूंगा, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा 2u² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाहर आके तुम 0 के यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन निकालोगे और सिर्फ इन दोनों को थीटा और थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर आएगा, और 0 बटा दिस करोगे तो 0 ही हो जाना है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, अरे भाई मैं कह रहा हूं कि dr by d थीटा 0 करोगे तो कुछ भी आया डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आएगा। तो कांस्टेंट टर्म यहां पे मान लो k, ये जो बाहर आया 2u² जी कॉस अल्फा वो k मान लो, k इंटू इसका डिफरेंशिएशन, और k को यहां लाओगे तो 0 बटा k तो 0 ही होगा, इसलिए उसको इग्नोर कर दो। अब यहां पे बिना मजदूरी के ढंग से देखो, साइन थीटा दो फंक्शन है, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फा, दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओ। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, तो इसको लिखो कॉस थीटा, और इसको एज इट इज रहने दो, कॉस थीटा प्लस अल्फा रहने दो, है ना, यही कर दो। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को कांस्टेंट, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा तेरा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा, पहला वाला जिसको डिफरेंशिएट का था वो एज इट इज होगा, और यहाँ पे माइनस आ गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, यह आएगा। अच्छा सर आ गया। अब यहाँ पे 2 ही लाइन का कैलकुलेशन है, पेशेंस रखो, देखना ध्यान से। कॉस को इधर ले आओ तो बताओ क्या होगा, tan थीटा, और इसको यहाँ ले जाओ तो बताओ क्या होगा, कॉट थीटा प्लस अल्फा, अरे कॉस बटा साइन, यही आएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। 90 डिग्री फंक्शन को चेंज कर देता है, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan में। तो यहाँ पे tan थीटा है, तो tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस अल्फा। ये दोनों इक्वल है, तो अब सी बात है 90 माइनस थीटा थीटा प्लस अल्फा की इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा थीटा प्लस अल्फा की इक्वल होगा। तो देखो 90 माइनस थीटा, तो थीटा को उधर ले जाओ, अल्फा को इधर ले आओ, तो 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, माइनस थीटा उधर जाएगा तो 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 माइनस अल्फा बाई 2। ये वो एंगल है
जहाँ पे आर मैक्सिमम हो। बहुत आसान मैथमेटिक्स बताया मैंने, बहुत लेंथी नहीं बताया बेटा। यहाँ तो कंसेप्ट ही लिखा था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे इक्वल किया, और ये रहा तुम्हारा जवाब। ये तो पिछले कैलकुलेशन का, ये रहा तुम्हारा जवाब। थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा बाई 2। थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा बाई 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर वैल्यू पुट कर दोगे ना यहाँ पे अल्फा के टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दो, फिर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो क्या ये कहानी समझ आया बहुत अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बॉल को इंक्लाइन प्लेन के बेस से, इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन इंक्लाइन प्लेन का अल्फा, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन and angle of projection if ball hits the inclined plane at 92 degree to the incline। inclined plane से ये exactly 90 डिग्री पे हिट करा है, मतलब जिस समय हिट कर रहा था तो बॉल की वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रहा था। देन अल्फा एंड थीटा के बीच में एंगल क्या हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे हिट कर जाए? हाँ, एक बार सोचते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देखेंगे g, तो g का कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, क्योंकि ये अगर थीटा है, ऐसे देखिए, ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में, यहां पे एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखिए आप, ये एंगल अल्फा है, ठीक है भाई। और मैंने इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे एक लाइन बनाया है। इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे अगर ये मैंने लाइन बनाया है तो यहां पे एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, तो ये होगा आपका जी कॉस अल्फा, और इस तरफ आपका होगा जी साइन अल्फा। यही तो कहानी बताई थी मैंने, जी नीचे है तो जी का दो कंपोनेंट होगा, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका? तो सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट यू का दो कंपोनेंट लेंगे, इस तरफ होगा यू कॉस थीटा और यहाँ पे होगा यू साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अगर एक्स एक्सिस मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक मोशन कंसीडर करें तो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मैंने यू साइन थीटा से प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा आया था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ये निकाला था हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है ये बात? अब सुनो, जिस इंस्टेंट पे मैंने प्रोजेक्ट किया था उसी इंस्टेंट पे इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कहानी को समझने की कोशिश करूं तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, और अगर ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हिट करता है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में ही रिटार्डेशन है, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है जी साइन अल्फा। तो ध्यान से समझो कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्सीलरेशन हो गया u cos थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो गया जी साइन अल्फा। मतलब ये एक्सीलरेशन इसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा? धीरे धीरे कम कर रहा होगा। फाइनली ऐसा हो सकता है कि इस डायरेक्शन में कंप्लीट वेलोसिटी इस रिटार्डेशन की वजह से 0 हो गया है। तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा माइनस एक्सीलरेशन देखो जी साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम मतलब टाइम, जितने टाइम के बाद ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा, u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा। अब यहां पे देखिए, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का टाइम निकाला था, और यहां से यहां तक का टाइम इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाला, तो ये आया। अब इस दोनों टाइम को इक्वल कर दे, दोनों टाइम को इक्वल करेंगे तो ये है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, और ये है बेटा u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा। u बाई जी से u बाई जी कैंसिल होगा। cos थीटा को आप यहाँ ले आए, cos थीटा को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा उधर जाएगा बेटा साइन अल्फा मतलब cot अल्फा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा, ये रिलेशन आ गया। इफ ये tan थीटा 2 tan थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा है, तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली जब इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा होगा तो इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे कोलाइड करेगा। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंक्लाइन प्लेन से कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा 37 डिग्री। ये क्या है भाई?
37 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जैक्टली है 37 डिग्री। और यहां से u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 67 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो यहां से एंगल मेंशन है, देखिए ध्यान से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है बेटा 37 डिग्री, और यहां से 67 डिग्री पे मैंने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। अब ध्यान से समझिए, इसी को अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये वाला जो एंगल है ये 37 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। देखो ना, यहां से एंगल अपने पढ़ा था, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 37 डिग्री, तो आप जानते हो कि ये होगा 3 और ये होगा 4, ये होगा 5, ये तो आपको कहानी पता है, tan 37 की वैल्यू पता है। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर ये 30 डिग्री होगा तभी तो, यहां से अगर 30 डिग्री होगा तभी तो ये टोटल 67 डिग्री दिया हुआ था। तो यहां से एंगल गिवन होगा, आप ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 37, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके लिए सिर्फ हो गया 30 डिग्री एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, रेंज निकालना है, बहुत आसानी से निकालिए, कोई खास बात नहीं है। इसमें रेंज का भी जो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है वो काम नहीं आएगा। तुम यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट करो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अच्छे से सोच के बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, बोलो क्या होगा, 2u sin 30 डिवाइडेड बाई g cos 37। ये देखो ना टाइम फ्लाइट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा cos अल्फा ये आएगा। अब देखो 2u की वैल्यू बोलो 10 इंटू साइन 30 क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू बोलो 10, और cos 37 क्या होता है, cos 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज 4, हाइपोटेन्यूस इज 5, 4/5। ढंग से देखिएगा, ये कैंसिल होगा 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा 5, 5/4 सेकेंड इज आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, और ये इसको कैंसिल करो तो 2 आया, फिर 2 से कैंसिल हुआ, तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है बेटा, कोई खास बात नहीं है। 5/4 कैलकुलेशन एक बार तुम भी चेक कर लेना, 5/4 सेकेंड। तो टाइम फ्लाइट आ गया 5/4 सेकेंड। क्लियर है। अब ढंग से रेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन दोनों ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो बताइए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u cos 30, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहां अगर x मानता हूं तो इसके लॉन्ग वेलोसिटी होगी u cos 37, सॉरी 30 डिग्री, अरे ये एंगल 30 डिग्री, u cos 30, u cos 30 इज 10 और cos 30 इज √3/2, तो 5√3 कितना हो जाएगा बेटा 5√3। कोई खास बात नहीं है, ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। और इसके लॉन्ग एक्सीलरेशन जो होगा आपका वो होगा g sin अल्फा। तो नेट एक्सीलरेशन आ गया पीछे होने की वजह से माइनस g की वैल्यू आप रख दो 10 इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5, ये हो जाएगा 3/5, तो 5 से कटेगा 2 मतलब -6। अब आपको रेंज निकालना है, तो x इज इक्वल टू u बोलो 5√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम निकाल लिया आपने 5/4 वाह यार, माइनस हाफ एक्सीलरेशन बोलो 6 माइनस यहाँ क्या आ गया t², t बोलो 5/4 25/16 इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया तुम्हारा रेंज। क्या कहानी समझ में आ गया एकदम, कोई खास बात नहीं। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में एरर हुआ तो आप ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे चेक कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले तो देखो अगर ये 30 और ये 37 तभी तो ये 67 एंगल यहाँ से दिया हुआ था, तो ये अपन ने एंगल निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये अल्फा हो गया आपका, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो गया। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे u cos 30, u की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू क्या है 10 है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में u sin 30, u की वैल्यू 10 है, यहाँ से टाइम फ्लाइट निकाल लिया, तो रेंज अपन निकाल लेंगे यहाँ से। रेंज का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझिए, रेंज का फॉर्मूला इसमें याद भी नहीं रख सकते आप। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन का दूसरा केस, जब आप ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से नहीं टॉप से, यहाँ से कहीं इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो u स्पीड से एट एन एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लिनेशन अल्फा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो इस तरह का कुछ पाथ फॉलो करते हुए पार्टिकल आएगा। देखिए ध्यान से, इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए कुछ पार्टिकल आएगा। सर ये तो अलग ही कहानी है ना बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। फिर से मैं तुम्हारी आंख को यहाँ रख देता हूँ, अगर मैं तुम्हारी आंख को यहाँ रख दूँ तो ये लाइन तुम्हें सीधा दिखाई देगा।
कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। अब समझो यहां से ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, क्या हो जाएगा भाई, u साइन थीटा। और देखो ना ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा आपका u साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा। और g का तो वही कहानी है, g के बारे में बात करेंगे तो अलोंग टू द इंक्लाइंड प्लेन g साइन अल्फा, और इधर होगा g cos अल्फा। तो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा आपका g cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में g साइन अल्फा। अब ध्यान से सोचो इस मोशन में और उस मोशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो बेटा यहाँ पे जब तुम इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए थे तो अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन u cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन u साइन थीटा। यहाँ भी ये इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन यहाँ की तरह u साइन थीटा, और अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन u cos थीटा, सेम चीज है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुम बॉल को यहां से फेंको, यहां से फेंको, यहां से फेंको, यहां से फेंको, वो तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन g cos अल्फा होगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ g cos अल्फा होगा, इस तरफ g साइन अल्फा होगा, मतलब ये g साइन अल्फा होगा, ये g cos अल्फा। ठीक है, तो यहां पे जब टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे तो यही आएगा, सेम आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, टाइम ऑफ फ्लाइट वही आएगा, पक्की बात है वही आएगा। क्या 2u साइन थीटा, देखो परपेंडिकुलर, देखो ऐसा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, सेम टाइम में नीचे आके कोलाइड कर जाएगा, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, एक्जैक्टली सेम होगा। बेटा ध्यान से देखो, यहां से प्रोजेक्ट करो यहां आने में, यहां से प्रोजेक्ट करो यहां जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट एक्जैक्टली सेम होगा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो सर दोनों में क्या फर्क पड़ा, फिर फर्क पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ा। अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन देखोगे तो वेलोसिटी आगे और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, ये रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा है। और यहां पे देखोगे अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन, देखो वेलोसिटी आगे और एक्सीलरेशन g साइन अल्फा आगे, तो यहां पे प्लस हो जाएगा दोनों, ये इसको एक्सीलरेट करते हुए थोड़ा आगे लाएगा। इस केस में जो रेंज आएगा और इस केस में जो रेंज आएगा वो डिफरेंट होगा। रेंज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहां पे जब तुम देखोगे, फोटो कंपेयर कर लो एक बार खुद से बना के, इस डायरेक्शन में जब मैंने फेंका था तो u cos थीटा था वेलोसिटी, और पीछे की तरफ एक्सीलरेशन था। लेकिन जब यहां से फेंकोगे तो ऐसे जब तुम फेंकोगे, देखो जब तुम ऐसे फेंकोगे u से, तो इस तरफ वेलोसिटी आया u cos थीटा, और इसी तरफ एक्सीलरेशन आया g साइन अल्फा, क्योंकि g साइन अल्फा अपनी डायरेक्शन तो फिक्स ही रखेगा साहब। समझ आया, कोई खास बात नहीं है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए।